इंटरनेशनल लेवल पे ऑपरेटिंग IMF इस डील को मदर ऑफ ऑल डील्स बोला जा रहा है। इस मीटिंग को एनुअल मीटिंग बोलते हैं, तो ये मीटिंग हर साल की जाती है। तो यूएस का जो कंज्यूमर कॉन्फिडेंस है वो गिरता हुआ नजर आ रहा है इस टाइम पे। इंडिया के लिए कुछ ऐसे सेक्टर्स हैं जो बहुत ज़्यादा न्यूज़ में हैं। वेरी वेलकम टू द चैनल UGC नेट अड्डा 24/7 एंड ऑल्सो हमारे इकोनॉमिक्स बिहाइंड न्यूज़ के फर्स्ट सेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ये सेशन या ये सीरीज़ एक्चुअली किस बारे में है उसके बारे में मैं थोड़ा सा लाइट पहले थ्रो करना चाहूँगी। जैसे कि मैं आपको अपने काफ़ी सारे शॉर्ट्स और वीडियोस के अंदर बता चुकी हूँ कि इकोनॉमिक्स न्यूज़ को पढ़ना और फैक्ट्स को देखना एक बात होती है, और फैक्ट्स और फिगर्स को लॉजिकली समझ लेना ताकि हमें वो लंबे टाइम तक याद रहें दूसरी बात होती है। और ये आपके अपकमिंग UGC नेट एग्ज़ाम के लिए भी और आपके बाकी और किसी भी इकोनॉमिक्स एग्ज़ाम के लिए बहुत बहुत बेनिफिशियल रहने वाला है। इस फर्स्ट सेशन में हम लोग वीकली करंट अफेयर्स, इकोनॉमिक्स करंट अफेयर्स के ऊपर फोकस कर रहे हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम 18th January 2025 to 25th of January 2026 to 25th of January 2026। आपका जो नेक्स्ट सेशन आएगा वो इससे अगले हफ्ते के करंट अफेयर्स को इंक्लूड करेगा। सो लेट्स बिगिन। आपके एक एक करके सभी न्यूज़ जो 18 से लेकर के 25 तक हमें देखने के लिए मिली हैं इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स को लेकर के, उन सब पर एक नज़र डाल लेते हैं। सबसे पहले आती है आपकी 56th वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो डावोस में हुआ है, 19th से लेकर के 23rd जनवरी तक चला था। हुआ क्या है एक्चुअली में, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम्स एनुअल मीटिंग जो डावोस स्विट्ज़रलैंड में एक्चुअली टेक प्लेस करती है, वो बहुत सारे ग्लोबल पॉलिटिकल और बिजनेस लीडर्स को एक साथ लेकर के आई है इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ को डिस्कस करने के लिए। हम ऐसा कह सकते हैं कि इस मीटिंग का जो एजेंडा है वो जियोपॉलिटिकल रिस्क्स को कम से कम करने का भी है और उसके साथ साथ ग्लोबल लेवल पर जितनी भी इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा करने का भी है। ठीक है, ये बात करती है इकोनॉमिक कोऑपरेशन के बारे में जो कंट्रीज़ के बीच रहना चाहिए, जिससे बिल्कुल विपरीत सिचुएशन हमें आजकल इंडियन इकोनॉमिक कॉन्टेक्स्ट और इनफैक्ट वर्ल्ड इकोनॉमिक कॉन्टेक्स्ट में देखने को मिल रहा है। इनोवेशन के बारे में और ग्रोथ स्ट्रैटेजीज़ के बारे में। इस मीटिंग को एनुअल मीटिंग बोलते हैं, तो ये मीटिंग हर साल की जाती है। इस बार का जो आपकी प्लेस थी वो डावोस स्विट्ज़रलैंड रही थी। ठीक है, मेजर जियोपॉलिटिकल टेंशंस एंड ग्रोथ इन ग्लोबल इकोनॉमिक डिबेट्स वर फीचर्ड। तो जैसे मैंने आपको बताया जो मेजर एरियाज ऑफ डिस्कशन रहे हैं वो आपका एक तो इकोनॉमी वाइज है और दूसरा जियोपॉलिटिकल टेंशंस को लेकर के भी है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि करंट एरा में हमें बहुत ज़्यादा जियोपॉलिटिकल टेंशंस अमंग कंट्रीज़ देखने को मिल रही हैं और इसका डायरेक्ट इफेक्ट जो है वो इकोनॉमीज़ के ऊपर भी पड़ रहा है। तो सेम इफेक्ट कहीं ना कहीं इंडियन इकोनॉमी भी रियलाइज़ कर रही है। कमिंग टू द इम्प्लीकेशंस, क्या असर पड़ सकता है किन किन चीज़ों पर। इम्पॉर्टेंट प्लेटफॉर्म है आपका ये फॉर शेपिंग ग्लोबल इकोनॉमिक पॉलिसी कोऑर्डिनेशन। आपस में सारी कंट्रीज़ की इकोनॉमिक पॉलिसी को कोऑर्डिनेट करने का, एक साथ ले आने का ये एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। देन बैलेंस्ड ग्रोथ के ऊपर फोकस करने के लिए ये एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है और उसके साथ साथ जियोपॉलिटिकल रिस्क्स को कम करने के लिए और इनोवेशन या नवाचार को ज़्यादा से ज़्यादा अडॉप्ट करने के लिए। तो आप यूँ कह सकते हो कि 3 एरियाज़ के अराउंड मेजरली जो भी डिस्कशंस हैं वो रिवॉल्व करते हैं। बैलेंस ग्रोथ ग्लोबल लेवल पे, उसके साथ इनोवेशन एंड उसके साथ साथ जो भी टेंशंस हैं उनको कम से कम करने के ऊपर डिस्कशंस, इन तीनों फैक्टर्स के ऊपर रिवॉल्व अराउंड करता है ये। इनोवेशंस की जहाँ तक बात है बहुत इमर्जिंग है, बिकॉज हमें पता है ज़्यादा से ज़्यादा इनोवेशन और ज़्यादा से ज़्यादा रिसर्च एंड डेवलपमेंट से ज़्यादा GDP इंश्योर किया जाता है। हमारे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में जब जो सिलेबस है उसके अंदर एक थ्योरी है जिसे हम शम्पीटर्स थ्योरी कहते हैं। उसके अंदर भी ये कहा जाता है कि आपकी जो ग्रोथ और डेवलपमेंट है वो बहुत ज़्यादातर डिपेंड करती है एंटरप्रेन्योर्स यानी कि बिजनेसमैन और इनोवेशन यानी कि नवाचार के ऊपर। ठीक है, ये थी 56th वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो 19th से 23rd जनवरी तक चली है।
ओके, नेक्स्ट, IMF raises India growth forecast. So आपके जितने बड़े बड़े इंटरनेशनल लेवल पर फंड ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जैसे इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, वर्ल्ड बैंक, और जितने भी आपके नेशनल लेवल के ऊपर भी ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, वो सभी GDP ग्रोथ रेट को लेकर के प्रोजेक्शंस देते हैं अपनी अपनी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से। इसी के साथ काफ़ी सारी क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज भी ग्रोथ प्रोजेक्शंस अलग अलग सेक्टर्स के अंदर प्रोवाइड करती हैं। तो इसी तरीके से इंटरनेशनल लेवल पे ऑपरेटिंग IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ने इंडिया को लेकर के जो GDP ग्रोथ प्रोजेक्शन है उसको रिवाइज किया है, अगर मैं बोलूँ तो रेज किया है, 7.3% तक लेकर आया है। और ये हमारे लिए एक अच्छी न्यूज़ है। फाइनेंशियल ईयर 2025-26 के कॉन्टेक्स्ट में ये GDP ग्रोथ रेट प्रोजेक्ट किया जा रहा है। तो आपको पता होना चाहिए कि 2025-26 कंप्लीट होने वाला है, लेकिन साल के कंप्लीट होने के कुछ महीनों के बाद ही हमें एग्जैक्ट फिगर्स पता चलते हैं, तो तब तक प्रोजेक्शंस ही वर्क करते हैं। तो उसी साल के लिए जो प्रोजेक्शन है वो 7.3% का बताया गया है। अब आप जानना चाहेंगे इसके पीछे के रीजंस जो हैं कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट की मांग। तो हम लोगों ने मैक्रो इकोनॉमिक्स में अक्सर ये पढ़ा है कि GDP को ड्राइव करने वाला एक बहुत बड़ा, बहुत मेजर फैक्टर होता है डिमांड। जॉन मेनार्ड कीन्स ने भी अपनी सारी थ्योरीज को इसी आधार पर टिकाया है कि डिमांड वो ड्राइविंग फैक्टर है जो आउटपुट और ग्रोथ और एम्प्लॉयमेंट सब कुछ क्रिएट कर सकती है इकोनॉमी में। तो यही चीज़ हमें लाइव भी देखने को मिल रही है। ये जो ग्रोथ प्रोजेक्शन IMF ने बढ़ाया है वो एंटायरली डिपेंड करता है आपके कंजम्पशन के ऊपर, जो आपके और मेरे जैसी आम जनता जनरली करती है खर्च उस डिमांड के ऊपर, और उसके साथ साथ ही जितने भी प्राइवेट बिजनेसेस इन्वेस्टमेंट करते हैं उस इन्वेस्टमेंट डिमांड के ऊपर भी। तो इसके इम्प्लीकेशंस अब हम देखेंगे। पहला इम्प्लीकेशन तो ये है कि इट रीइंफोर्सेस इंडिया स्टेटस एज अ लीडिंग ग्लोबल ग्रोथ इंजन। सो आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि इंडिया हैज़ नाउ बिकम अ फास्टेस्ट मेजर इमर्जिंग इकोनॉमी इन ग्रोथ टर्म्स। ठीक है, तो इंडिया बहुत फास्ट पेस पे ग्रो कर रहा है। और जैसे अभी थोड़ी देर पहले हमने इनोवेशन की बात की थी, नवाचार की बात की थी, इंडिया इंडियन ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स के हिसाब से भी काफ़ी सारी रैंक्स को पीछे छोड़ करके 38th रैंक पर करंटली आ चुका है, जो कि बहुत ही अच्छी कंसिडरेबल रैंक है। इसके साथ साथ इंडिया का GDP ग्रोथ रेट भी काफ़ी ज़्यादा है इन कंपैरिजन टू मेजर अदर डेवलप्ड इकोनॉमीज़। ठीक है, सो जो ग्रोथ प्रोजेक्शन 7.3% का है वो भी इसी डायरेक्शन में हमें लेकर जा रहा है। दूसरी इम्प्लीकेशन है, इट सिग्नल्स स्ट्रॉन्ग मैक्रो फंडामेंटल्स इवन एमिड ग्लोबल अनसर्टेनिटीज़। तो आपको ये चीज़ बहुत अच्छे से पता है कि इस टाइम पर जियोपॉलिटिकल टेंशन्स बहुत हैं, काफ़ी सारी कंट्रीज़ के बीच में बायलेटरल और मल्टीलेटरल वॉर्स और कोल्ड वॉर्स इस टाइम पर चल रहे हैं। और अगर हम बोले कि वॉर नहीं तो टेंशन्स चल रही हैं बेसिकली। और हमें ये पता है कि इसका डायरेक्ट इफेक्ट जो है वो ट्रेड के ऊपर पड़ता है। किस तरीके से पड़ता है? जितनी भी इकोनॉमीज़ हैं जो आपस में एक दूसरे के साथ टेंशन्स क्रिएट करती हैं, वो उसको जस्टिफाई करने के लिए टैरिफ के रेट्स बढ़ा देते हैं। तो कंट्रीज़ के गुड्स जब एक दूसरे की कंट्री में फ़्लो करते हैं तो वो टैरिफ जैसे टैक्सेस लगने की वजह से बहुत एक्सपेंसिव हो जाते हैं, और इसी वजह से उनका फ़्लो उतना अच्छा नहीं हो पाता जितना कि होना चाहिए, क्योंकि वो गुड्स कॉस्टली नज़र आते हैं। तो ये चीज़ डायरेक्टली अफेक्ट करती है हमारी ट्रेड पोजिशंस को, जो जियोपॉलिटिकल टेंशन्स एग्जिस्ट करती हैं। ठीक है, सो अच्छे जो ग्रोथ प्रोजेक्शंस हैं वो तभी भी हमें देखने को मिल रहे हैं जबकि ग्लोबल अनसर्टेनिटीज़ और जियोपॉलिटिकल टेंशन्स बहुत सारी एग्जिस्ट करती हैं। मतलब इसके बावजूद भी इंडिया काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल है स्टेबिलिटी को या सस्टेनेबिलिटी को बनाए रखने में। मतलब हम ये कह सकते हैं कि हम काफ़ी हद तक सेल्फ सस्टेन्ड हो भी चुके हैं और होने की कोशिश भी कर रहे हैं। सेल्फ सस्टेन्ड को हिंदी में आत्मनिर्भर होना कहते हैं। तो यस, हमारे ऊपर ग्लोबल अनसर्टेनिटीज़ का इफ़ेक्ट है, लेकिन उसके बावजूद भी ग्रोथ जो इंटरनल फैक्टर्स के वजह से हो सकती है वो अच्छे तरीके से ही हो रही है अपनी जगह पर। ठीक है,
ये चीज का रीजन है स्ट्रॉन्ग मैक्रो फंडामेंटल्स। स्ट्रॉन्ग मैक्रो फंडामेंटल्स में आपके वही फैक्टर्स आते हैं, हैवी कंजम्पशन, हैवी इन्वेस्टमेंट, लो इन्फ्लेशन, अकोमोडेटिव आरबीआई का स्टैंड्स जो रेपो रेट्स को कम करने के लिए तैयार रहते हैं जब भी डिमांड को बढ़ाने की मांग आती है। तो ये सारी चीज़ें आपस में मिलकर के, ये सब मैक्रो फैक्टर्स आपस में मिलकर के ग्रोथ इंश्योर करने में कहीं ना कहीं कामयाब हैं एमिड ग्लोबल अनसर्टेनिटीज। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। अब आती है यूएस के बाद। तो हम इन सेशंस में दूसरी इकोनॉमीज के बारे में, उनको लेकर के करंट न्यूज़ के बारे में भी डिस्कशंस करेंगे अगर हमें ऐसा लगेगा कि वो हमारी इकोनॉमी को अफेक्ट कर सकते हैं। तो यूएस का जो कंज्यूमर कॉन्फिडेंस है वो गिरता हुआ नज़र आ रहा है इस टाइम पे। 19 to 25 जनवरी के बीच में देखा गया ये डेटा है जिसके बेसिस के ऊपर ये करंट न्यूज़ बनी है। तो यूएस कंज्यूमर का जो कॉन्फिडेंस गिरा है उसका मतलब पहले आप समझिए। एक तो इसको कंपेयर किया गया है 2014 से। ठीक है, 2014 के कंपैरिजन में अभी कंज्यूमर का जो कॉन्फिडेंस है वो काफ़ी कम है। कंज्यूमर का कॉन्फिडेंस स्टॉक प्राइजेस में भी रिफ्लेक्ट करता है, डिमांड कम होने में भी रिफ्लेक्ट करता है, इन्वेस्टमेंट डिमांड कम होने में भी रिफ्लेक्ट करता है, और हर तरीके की इन्वेस्टमेंट और डिमांड के कम होने में बेसिकली रिफ्लेक्ट करता है। और अभी जस्ट हमने ये चीज़ डिस्कस करी कि डिमांड बहुत बड़ा ड्राइविंग फैक्टर है ग्रोथ इंश्योर करने में। ठीक है, तो कंज्यूमर कॉन्फिडेंस कम होता दिखाई दे रहा है। उसके रीजंस यहाँ हैं इन्फ्लेशन का बहुत ज़्यादा हो जाना, जॉब मार्केट्स का बेसिकली कंसर्न यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा क्रिएट हो रहा है। उसका रीज़न आपका इन्फ्लेशन ही बनता है। ठीक है, एंड ट्रेड पॉलिसी को लेकर के अनसर्टेनिटी एक बहुत बड़ा मेजर फैक्टर है क्योंकि यूएसए के जो ट्रेड पॉलिसी डिसीजंस हैं वो बहुत ज़्यादा अनसर्टेन है। अनसर्टेन का मतलब ये है कि वो बहुत तेज़ी से उसमें हमें उतार चढ़ाव देखने को मिलते रहते हैं। तो कोई स्टेबिलिटी नहीं है, कोई स्थिरता नहीं है, इस वजह से ऐसा हो रहा है। ठीक है, एंड जनरल इकोनॉमिक सेंटिमेंट। तो ओवरऑल ये सारी चीज़ों को मिला करके अगर हम देखें तो उस वजह से कंज्यूमर का कॉन्फिडेंस हमें कम दिखाई दे रहा है। ठीक है, इसके इम्प्लीकेशंस को समझते हैं जिसका हमें हमारे इंडियन इकोनॉमी के ऊपर भी इफेक्ट देखने के लिए मिलेगा। पहला तो यह है कि फॉल इन कंज्यूमर कॉन्फिडेंस कैन सिग्नल लोअर कंजम्पशन एंड सॉफ्टर ग्रोथ। सो आपने एक इफेक्ट के बारे में सुना होगा, इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स के अंदर हम उसे पढ़ते हैं। उसका मतलब होता है, उसका नाम है रिपरकशन इफेक्ट। रिपरकशन इफेक्ट ये कहता है कि अगर एक इकोनॉमी की जो ग्रोथ है वो सफ़र करती है तो उसके इफ़ेक्ट्स दूसरी इकोनॉमीज़ जो उसकी ट्रेडिंग पार्टनर्स हैं उनके ऊपर भी देखने के लिए मिलता है। फॉर एग्जांपल, यूएसए की इकोनॉमी में ग्रोथ अगर कम होती है तो इसका मतलब इनकम कम जनरेट हुई है, और अगर इनकम कम जनरेट हुई है तो उसका मतलब यह है कि वो दूसरी इकोनॉमी से जो गुड्स की डिमांड करते हैं वो भी कम हो जाने वाली है। तो यूएसए के इंपोर्ट्स कम होंगे जो एक्चुअली दूसरी कंट्रीज़ की एक्सपोर्ट्स हैं। इसको रिपरकशन इफेक्ट कहते हैं। तो ये जो पहला वाला पॉइंट है वो इंडियन इकोनॉमी को अफेक्ट करेगा उन गुड्स के टर्म्स में जो यूएस से इंडिया से इंपोर्ट करवाता है। ठीक है, तो इसके ग्लोबल स्पिलओवर्स होने की संभावना है। नेक्स्ट हम आते हैं इंडिया यूरोपियन यूनियन फ्री ट्रेड अग्रीमेंट के बारे में जो अभी अभी हुआ है। तो इसमें न्यूज़ कंक्लूजन लिखा है बट वो एक्चुअली कंक्लूड हो चुका है। ठीक है, सो ये डील को मदर ऑफ ऑल डील्स बोला जा रहा है। इस डील को मदर ऑफ ऑल डील्स बोला जा रहा है काफ़ी सारे रीज़न के वजह से। पहला रीज़न तो ये है जो बहुत ही मेजर है कि इसमें मोस्टली 90% ऑफ गुड्स पे टेरिफ्स या टैक्सेस जो लगते हैं वो रिड्यूस हो जाएंगे या फिर कम हो जाएंगे। तो ये एक बहुत बड़ा रिमार्केबल अचीवमेंट है दोनों ही इकोनॉमीज़ के पॉइंट टर्म्स में। इंडिया एंड यूरोपियन यूनियन ने कंक्लूड किया है नेगोशिएशंस एक फ्री ट्रेड अग्रीमेंट या एफटीए को लेकर के। इसमें बहुत सारे रेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज कवर किए जा रहे हैं। बहुत सारे रेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज आएंगे इंडिया के लिए। इसमें टेक्सटाइल्स जैसे गुड्स भी इंक्लूडेड हैं जो एक्चुअली इस टाइम पे इंडिया का मेजर सेक्टर है ग्रोथ के टर्म्स में। टेक्सटाइल सेक्टर्स ही इकलौते इस डील के वजह से न्यूमरस अमाउंट ऑफ जॉब्स क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, इसके इम्प्लीकेशंस क्या होंगे? कुड डीपन मार्केट एक्सेस, मतलब दोनों ही इकोनॉमीज़ को एक दूसरे का मार्केट बहुत सारा मिलेगा अपने गुड्स को बेचने के लिए। तो इंडिया के लिए कौन कौन से सेक्टर्स हैं जो बेनिफिट इससे करेंगे? टेक्सटाइल्स, केमिकल्स और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सर्विसेज, ये सारे सेक्टर्स को बेनिफिट देखने के लिए मिलेगा।
देन एक्सपेक्टेड टू रिड्यूस टेरिफ्स एंड अट्रैक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट फ्लोज, इससे फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स और पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट्स का फ्लो भी कंट्री में इंश्योर किया जा सकता है। दोनों कंट्रीज़ के लिए म्यूचुअली बेनिफिशियल है। और यूएसए के जो टेरिफ के इम्पैक्ट्स थे उस चीज़ को थोड़ा सा ऑफसेट करने में भी ये ट्रेड हमारे काम, ये डील हमारे काम आने वाली है। और उसके साथ साथ डिपेंडेंस ऑन यूएसए एज अ मेजर इकोनॉमी भी कहीं ना कहीं इससे कम होता हुआ दिखाई देगा। ठीक है, नेक्स्ट है ब्रॉडर ग्लोबल इकोनॉमिक थीम्स। सो इकोनॉमिक लेवल पे, या मैं ऐसे बोलूँ कि ग्लोबल इकोनॉमिक लेवल पे इंडिया के लिए कुछ ऐसे सेक्टर्स हैं जो बहुत ज़्यादा न्यूज़ में हैं, ठीक है, हाईली न्यूज़ में हैं, जैसे कि ग्रोइंग टेक्नोलॉजी या एआई का पोटेंशियल, डिजिटल कनेक्टिविटी एज एन इकोनॉमिक एसेट, और ग्लोबल इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी, जिसके ऊपर हमें डाइवर्सिफाइंग स्ट्रैटेजीज बनाने की ज़रूरत है। तो एआई के बारे में बहुत खबरें हैं। देन आपके डिजिटल कनेक्टिविटी को हम एक इकोनॉमिक एसेट के जैसे यूज़ कर सकते हैं, ये बहुत न्यूज़ में है। और उसके साथ साथ जो ग्लोबल लेवल पे इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी हम फेस कर रहे हैं उसके साथ डील करने के लिए हमें डाइवर्सिफाइड स्ट्रैटेजीज़ की ज़रूरत है। नेक्स्ट हम इस चीज़ के ऊपर सोच रहे हैं। तो ये 3 मेजर चीज़ें हैं जो बहुत ज़्यादा न्यूज़ में हैं। इसकी वजह से जो इम्प्लीकेशंस हैं, पहली तो ये है कि डिजिटल कनेक्टिविटी और डेटा इकोनॉमी को इमर्जिंग इकोनॉमिक ड्राइवर्स माना जा रहा है। डिजिटल इकोनॉमी हमारे लिए ग्रोथ इंश्योर करने में, हमारे लिए जॉब्स क्रिएट करने में बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाली है। आपके और मेरे जैसे इतने सारे यूथ इंडियन इकोनॉमी में हैं, हम लोगों के लिए इस बात का इम्प्लीकेशन ये है कि आगे आने वाले टाइम में डिजिटल इकोनॉमी, डिजिटल रिलेटेड जॉब्स, जो लोग ऐसी जॉब्स पे बेसिकली परफॉर्म करने में बेटर होंगे, बेटर सूटेड होंगे, वो बेटर कमा पाएंगे फ्यूचर में। ठीक है, सो हमें ये पता होना चाहिए कि इंडस्ट्री में डिमांड किस चीज़ की है। डिमांड उस चीज़ की है जिसमें ग्रोथ का पोटेंशियल है, और जिस चीज़ की डिमांड है हमें उसी हिसाब से अपनी स्किल्स को भी अपग्रेड करना होगा। ठीक है, देन मार्केट्स स्टिल फेस जियोपॉलिटिकल एंड स्ट्रक्चरल रिस्क। दूसरा है टेंशन का कारण। सो बेसिकली ये सब ग्लोबल अनसर्टेनिटीज़ को देखते हुए हमें स्ट्रैटेजीज़ को कुछ इस तरीके से बनाना होगा ताकि हमारे ऊपर ऐसी स्ट्रैटेजीज़ का जो इफेक्ट है वो कम से कम नज़र आए। जस्ट अ सेकेंड। मूविंग फॉरवर्ड, कुछ कंबाइंड टेक अवेज हम लेंगे यहाँ से। सो 18 से 25 जैन तक के जितने मेजर न्यूज़ हैं वो हमने देखे। अब उसके कुछ टेक अवेज है, जैसे इंडिया का इकोनॉमिक ग्रोथ आउटलुक जो है वो स्ट्रॉन्ग ही नज़र आ रहा है। ठीक है, बिकॉज IMF ने ऑब्वियसली 7.3% प्रोजेक्ट किया है, जो कि एक बड़ा अच्छा खासा नंबर है, और क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज ने भी अच्छा ही प्रोजेक्ट किया है। उसके बाद यूएस का मैक्रो सेंटिमेंट वॉबल है, ग्लोबल डिमांड पे इस चीज़ का इफेक्ट पड़ सकता है। यूएसए का जो कंज्यूमर कॉन्फिडेंस कम हो रहा है उसका इफेक्ट ग्लोबली पड़ सकता है। उसके बाद स्ट्रैटेजिक इकोनॉमिक पार्टनरशिप्स, तो जैसे कि इंडिया का यूरोपियन यूनियन के साथ FTA हुआ, इसके अलावा और भी FTAs हो चुके हैं, हो रहे हैं, प्रोसेस में हैं, वो सब इंडिया की पोजीशन को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करने में बहुत हेल्प करेंगे। बिकॉज हमने इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स में ये सीखा है कि ट्रेड दोनों कंट्रीज़ को बेनिफिट करता है, तो ट्रेड के जो एक्स्ट्रा एडवांटेजेस है वो हम यहाँ से गेन कर सकते हैं। एंड लास्टली ग्लोबल लीडरशिप डायलॉग्स, जो ग्लोबल लेवल पे लीडरशिप समिट्स हो रहे हैं, मीटिंग्स हो रहे हैं, जैसे आपका वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का एनुअल मीट हुआ है, वो एम्ड हैं ग्रोथ के ऊपर तो हैं ही, और उसके साथ साथ जियोपॉलिटिकल टेंशन्स को किस तरीके से कम किया जा सकता है, इकोनॉमिक कोऑपरेशन ज़्यादा से ज़्यादा किस तरीके से बनाई जा सकती है, इसके ऊपर फोकस्ड हैं। तो इस तरीके की और मीटिंग्स हमारे लिए फेवरेबल ही साबित होंगी। ओवरऑल हम ये कह सकते हैं कि इंडिया इज़ ग्रोइंग वेल, एंड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट दोनों ही टर्म्स में हम अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। इसके साथ साथ हमारा इकोनॉमिक सर्वे ऑलरेडी आ चुका है, Feb 1 यानी कि कल को हमारा बजट भी आ जाएगा। सो उससे रिलेटेड सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन विद इम्प्लीकेशंस, किसके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा, कैसा इफेक्ट पड़ेगा, ऑल फैक्ट्स, फिगर्स, ये सब कुछ आपको आने वाले सैटरडे सेशंस में मिलते रहेंगे। सो तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। सो आपका जो नेक्स्ट सेशन आएगा वो होगा सैटरडे 7 फरवरी को, जिसमें 26 जनवरी से लेकर के 2 फरवरी तक का सारा करंट अफेयर इकोनॉमिक्स रिलेटेड इंक्लूडेड होगा। तो आप समझ सकते हो कि उसमें आपका इकोनॉमिक सर्वे और यूनियन बजट भी होगा।
That's all for today. Now I will see you all on 7th of February, Saturday. Bye-bye. Take care and good evening, all of you.